जय हिंद। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का पेपर हो चुका है 22 फेब को। पेपर का जो एनालिसिस है वो आज हम करने वाले हैं। आप लोगों को यूट्यूब में काफ़ी लेक्चर्स देखे होंगे जिससे ये पता चला होगा कि पेपर इजी है कि टफ़ है, लेकिन पेपर एक्चुअल में कैसा है, क्या उन्होंने पिछले पैटर्न को फॉलो किया या उसी टाइप का पेपर है या कैसा है। तो अमूमन हम 2012 से लेकर के 2025 तक के पेपर को देखें तो कम में सेम पैटर्न ही रहा है। ठीक है, लगभग 50 प्रश्न आप जो बना लेते हैं वही आपका कट ऑफ तय होने वाला है। तो पेपर ना तो इजी था ना ही कठिन था, बल्कि बीच का था, जैसे कि हर साल होता है वैसा ही था। तो हम सीजीपीएससी 2025 का पेपर 1 जनरल स्टडीज़ है, इसका हम डीप एनालिसिस करेंगे। लेकिन अभी जो हम डीप एनालिसिस करेंगे हम वो इंडियन जीएस पार्ट का करेंगे। पहले हम इंडियन जीएस पार्ट का करेंगे और उसके बाद हम सीजीजीएस पार्ट का करेंगे और देखेंगे कि कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और कितने नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इजी क्वेश्चन लगभग 22 क्वेश्चन है और यही बनाए जा सकते हैं। अब इसके बाद जो मैं इसको देखो मॉडरेट और टफ क्वेश्चन में काउंट किया हूँ, लेकिन मैं इसको पूरी तरह से टफ ही मानता हूँ। देखो या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा, तो इसमें फिर मॉडरेट और वो वाली क्या बात है। तो या तो हम इसको इजी में करें या तो हम क्या करें, इसको टफ में गिन देते हैं। तो आप जो सरल प्रश्न होता है ना वही आप केवल बना सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी बनाना पॉसिबल नहीं होता। चाहे मॉडरेट बोलो चाहे टफ बोलो, अगर बनाओगे भी ना तो गलत हो जाता है। तो एक एक करके हम सारे प्रश्नों का डीप एनालिसिस देखते हैं और मैं दो दो पार्ट में करूँगा। पहले इंडियन जीएस का करूँगा, उसके बाद दूसरे जो मेरी क्लास होगी उसमें मैं सीजीजीएस का करूँगा, ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ और ये गलती आप 2026 के लिए मत करना। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में से पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे कहा गया है। अब देखो बात आती है पाली भाषा के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ की, तो आपको तो ये पता है ना कि कम से कम ये सब पाली भाषा का है। अब सर्वश्रेष्ठ कौन सा है ये कौन जानेगा। तो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है ये जानना हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसी स्थिति में ये क्वेश्चन, तो बनाना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम टफ क्वेश्चन में गिनती करेंगे। तो ये कैसा क्वेश्चन है आपका, टफ। अगर इसको धोखे से अगर आप मिलिंद पन्हो लगा दिए तो आयोग ने तो आंसर लिया है, सही हो सकता है, लेकिन आपके पास फुल प्रूफ है क्या कि सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ यही है, वो भी पाली भाषा का। चलो ठीक है, मिलिंद पन्हो नागार्जुन और किसके मध्य है, राजा मीनांडर के बीच प्रश्नों का संबंध में जो विवाद, जो तर्क के जो दर्शन के संबंध में तर्क बात हुई थी उनके संबंध में है। ठीक, विनय पिटक भी जानते हैं, दीपवंश महावंश सब बौद्ध धर्म से संबंधित तो है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन है ये कैसे पता लगाओगे। तो स्टूडेंट को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी एग्जाम हॉल में और बनना इसका पॉसिबल नहीं है। तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन। दूसरा है नदियाँ, जो नदियाँ हैं उनको सहायक नदियों से मिलाना है। तो ये बड़ा सरल प्रश्न है, सभी किताबों में होता है, बड़ा सिंपल चीज़ है। तो ये हमसे बनना चाहिए। देखो अभी मैं पूरे प्रश्न को पढ़ करके उसका सॉल्यूशन बनाना मेरा मकसद नहीं है। आप सब पेपर दिए हैं, सबको सॉल्यूशन मिल चुका है, आयोग का आंसर भी आ चुका है। मैं तो केवल ये बता रहा हूँ यार कि आपने गलती कहाँ पर करी थी जो हमको नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तो हमको सरल को ही बनाना है, टफ को एक लाइन से छोड़ना है। तो एक क्वेश्चन हुआ जो हम बना सकते हैं। ठीक है, अगला हम बढ़ते हैं। किस वित्तीय वर्ष से बजट के व्यय के योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो इस को कब समाप्त किया गया है, तो हम पढ़ते हैं जब बजट जो सेक्शन देखते हैं लोक वित्त के अंतर्गत, तो इसमें हम आय और व्यय देखते हैं और आय और व्यय को कई वर्गों में बांटा गया है। आय और व्यय को, है ना, एक होता है आय और एक होता है व्यय। जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, उसके बाद इधर भी आ जाता है ना राजस्व व्यय, पूंजीगत आय, राजस्व आय, पूंजीगत आय, गैर राजस्व आय, ये सब पढ़ते हो। तो इसमें पहले हमारा योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध क्या होता था, व्यय भी होता था इस व्यय सेक्शन के अंतर्गत। तो उसको कब समाप्त किया गया है, तो ये अमूमन सभी किताबों में दिया होता है, आप इसको पढ़ते भी हैं। ठीक है, और अगर मेंस को पढ़े हैं ध्यान से तो भाई हमको मेंस के लेवल से ही तो प्रीलिम्स की तैयारी करनी पड़ती है ना। तो ये प्रश्न को मैं कठिन नहीं बोलूँगा बल्कि सरल कहूँगा। तो अब तक 2 प्रश्न सरल हैं और इसके बाद है कौन सा जो महाजनपद है उस सरयू नदी के तट पर, अयोध्या है ना, अयोध्या करके है लेकिन एक्चुअल में वो अयोध्या है। तो हम बड़े आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौशल महाजनपद है। ठीक है, तो अब तक हुए हमारे कितने प्रश्न, 3 प्रश्न। मैं भूलूं मत इसलिए यहाँ लिख देते हैं।
भारत में राज्यों की सौर ऊर्जा। अब देखो राजस्थान ये तो पढ़ते हो, लेकिन इसके संबंध में आप नहीं पढ़ते हो। अब इसके संबंध में आपको जानकारी का अभाव है। अब इसके जानकारी के अभाव में अब यहाँ पर क्या होगा, आप तुक्का ही लगाओगे, क्योंकि आपके पास देखो कथन एक तो सही है, लेकिन कथन दो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो इसके बारे में आपको एग्जाम हॉल से पहले जानकारी नहीं होने के कारण ये नहीं बना सकते। हाँ भाई, आपने पढ़ा होगा कि कौन सा राज्य सबसे कम है तो बात अलग है, लेकिन अमूमन जो हम किताब देखते हैं उसमें सबसे कम सौर ऊर्जा क्षमता को नहीं देता है, इसलिए इस प्रश्न को बनाना टफ है। तो अब तक कितने प्रश्न हो गए हमारे, 3 प्रश्न हुए हैं। ठीक, अगला देखते हैं, किस उत्पाद को भारत में सर्वप्रथम जीआई टैग मिला। तो ये तो बहुत टफ क्वेश्चन था, तो इसको एक लाइन से छोड़ दो। ठीक, नीति आयोग द्वारा ये जो क्वेश्चन है, बहुआयामी राष्ट्रीय निर्धनता सूचकांक में कौन कौन से 2 इंडिकेटर्स को शामिल किए गए हैं। तो ये भी हमसे नहीं बनेगा, टफ क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला वाला भी टफ क्वेश्चन है। पृथ्वी का वह मॉडल जिसे कागज की सपाट सीट पर, ये भी आप पहली बार देखे होंगे इसको एग्जाम हॉल में, इससे पहले तो कभी पढ़े भी नहीं होंगे, तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ी बनता है। उसके बाद रहा सवाल, निम्नलिखित परियोजनाओं को ये, तो ये जो है पर्यावरण के अंतर्गत, अब जब या फिर ज्योग्राफी में हम जो पढ़ते हैं, है ना, तो वहां पर आपको इस क्वेश्चन को देखने को मिल सकता है। तो इस प्रश्न को मैं टफ नहीं कहूंगा, बल्कि इजी कहूंगा। तो ये इस लेवल का प्रश्न बनना चाहिए, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ के जाते हो, बुक में आराम से दिया होता है, चाहे आप पेरियार पढ़े हो या फिर बैरनवाल की किताब पढ़े हो, दोनों में ये बहुत अच्छे से दिया है। और जो चीज बुक में दिया है वो हमसे बनना चाहिए, यही हमारा सिद्धांत है सिलेक्शन का। अगला है, भारत के संविधान में संपत्ति के अधिकार को कहाँ शामिल किया गया। तो बड़ा इजी प्रश्न है ये, 300A। ठीक है, तो अब तक हो गए हमारे 5 क्वेश्चन। और कनिष्क के दरबार में कौन आया था। तो भाई जो आप जो मिलिंद पन्नो पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, तो उन्हीं के साथ में तर्क प्रधान बातें हुई थी, जिसे हम मिलिंद के प्रश्न कहते हैं, नागार्जुन के साथ। और इसे ही हम भारतीय आइंस्टीन कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम शून्यवादी सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। तो अब तक कितने प्रश्न हो गए, 6 प्रश्न। नीति आयोग द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, तो अगर आपका करंट अफेयर बहुत तगड़ा होगा तो, अदरवाइज ये बनने से रहा नहीं बनेगा। तो अब तक कितने प्रश्न हो गए, 6 प्रश्न, कुछ भूल ना हुआ हो इसलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में 6 हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल, तो अब तक हमारे कितने प्रश्न हो गए, 6 प्रश्न हो चुके हैं जो इजी है, बाकी टफ। सेल निर्माण के संदर्भ में प्लूस्टोसिन शब्द को किसने दिया है। तो यार बड़ा कठिन चीज है, ये नहीं बनने वाला है। कौन सा एक उप धातु है, तो बहुत सरल है। तो अब तक कितने हो गए, 7 क्वेश्चन। अगला है, ज्ञान के निम्नलिखित स्रोतों में, ये भी खत्म है, बहुत टफ क्वेश्चन है, नहीं बनने वाला। भारतीय संविधान, तो देखो यहाँ पर ये तो जज कर लोगे कि 111 और 112 नहीं है, ये वीटो है और ये बजट है, लेकिन यहाँ इन दोनों में ना आपको कंफ्यूजन करेगा। और जहाँ पर कंफ्यूजन होगा फिर भाई भगवान भरोसे, और तुक्के का कोई विज्ञान नहीं होता है, हम पहले बता देते हैं। यूट्यूब में कई लोग तो तुक्के का विज्ञान करके क्लास बनाए यार, ये सब के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है, ये सब रास्ता कभी काम नहीं आता। ईमानदारी से पढ़ो, एकदम कंफर्म हो तो बनाओ, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई की लेवल को ऐसा कर लो कि आपको प्रश्न देखते ही आपको दिखना चाहिए कि किताब दिखना चाहिए। अगर किताब दिख गया है तो समझो कि हमारा सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि जब किताब में वो प्रश्न दिखे तभी तो सही बनेगा। अब उसके बाद आपको कंफ्यूजन हो रहा है, अब आप क्या करेंगे, ये तो 119 लगाऊंगा, 120 लगाऊंगा, है ना। अब आपको कंफ्यूजन है, तो हो सकता है कि आप सही भी हो जाओ, हो सकता है तो गलत भी हो जाओ। तो 50-50% मामला रहता है। ऐसी स्थिति में ज्यादातर घाटा ही होता है, देखा गया है। सार्टर रोग, अब सार्टर रोग तो कभी सुने ही नहीं हो, तो कहाँ से जानोगे इसको, तो ये भी एक लाइन से छोड़ो। तो अब तक हमारे कितने प्रश्न हो चुके हैं, 7। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदिक कालीन देवताओं में 3 वर्ग, हाँ भाई ये बनना चाहिए, क्योंकि अग्नि, सोम और बृहस्पति, क्योंकि यहाँ पर हम ईश्वर को 3 वर्गों में बांटा गया, पृथ्वी देवता, ठीक है, ये अंतरिक्ष देवता, ऐसा करके। तो प्रजापति नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, अग्नि, सोम, बृहस्पति, पृथ्वी, ये सब कैसे देवता है, तो ये बनना चाहिए, किताब में रहता है। तो 8 प्रश्न हुआ। शांति विधेयक 2025, अगर आपका करंट अफेयर बहुत तगड़ा है तो बनेगा, लेकिन मैं इसको टफ में ही काउंट कर देता हूं, क्योंकि मेरे को आपको ये दिखाना है कि देखो सरल प्रश्नों को बनाते तो आराम से सिलेक्शन होता, आप उन प्रश्नों को बनाते हो जिसको लाइफ में कभी पढ़ा नहीं है, इसलिए हम नहीं पढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है केंद्रीय बजट 2025-26 में, जो घाटे का है ये, इनको अवरोही क्रम में जमाना है जीडीपी के, ठीक है। तो
ये बड़ा सरल भी कह सकते हो, अगर पढ़े हो तो, नहीं पढ़े हो तो फिर टफ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको टफ में काउंट कर लेता हूँ कि नहीं बनेगा। उसके बाद भारतीय रुपये का डिवैल्यूशन, तो ये भाई मुद्रा जब पढ़ते हो आप मुद्रा, तो मुद्रा का विमुद्रीकरण भी पढ़ते हो और अवमूल्यन भी पढ़ते हो। अवमूल्यन तो कब कब हुआ है, और विमुद्रीकरण, है ना, जैसे कि महामानव ने किया था ना विमुद्रीकरण। ठीक है, एक होता है अवमूल्यन, तो कब नहीं किया गया है, तो जो भी आंसर होगा इसका, ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो ये 9th क्वेश्चन हो गया, ये बुक में रहता है। और निम्न को मिलाइए, तो इसको मैं कठिन नहीं कहूँगा, सरल प्रश्न कहूँगा, क्योंकि एक दो नाम तो बिल्कुल आप पकड़ सकते हो, जैसे स्मृति मंधाना है, किसी को वंदना कटारिया याद आया, तो किसी को दिव्या देशमुख, और आप दो के बेस पे बन रहा है, तो इसको मैं कठिन नहीं कहूँगा, बल्कि मैं इसको सरल प्रश्न में काउंट करूंगा। आपसे ये बनना चाहिए, क्योंकि आप करंट अफेयर में देखिए सिलेबस में स्पष्ट लिखा है ना, समसामयिकी एवं खेलकूद, तो आपको ये बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो 10 प्रश्न हो गए अब तक। उसके बाद आता है सामाजिक धार्मिक संगठन को, तो मुख्य परीक्षा में ब्रह्म समाज स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ठीक है, तो जब राजा राम मोहन राय जी को पढ़ते हैं आप, ठीक है, राजा राम मोहन राय जी का ब्रह्म समाज, तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी, आत्मी सभा की स्थापना हुई थी। और आत्मी सभा के बाद, ठीक है, आदमी सभा के बाद हमारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, और उसके बाद फिर हमारा साधारण ब्रह्म समाज आया था। मतलब कम से कम 2 को अगर आप जानते होंगे ना, तो उससे भी बना करके देखो, सबसे पहले 4 आएगा और उसके बाद 1 आएगा, तो ऐसा आंसर होगा, तो इसमें बनने के चांसेस रहेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो ये बहुत सरल भी नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं है। आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को, तो ये प्रश्न बन सकता था, उतना कठिन नहीं है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर इसको कठिन में गिन देता हूँ, क्योंकि कई किताबों में नहीं रहता, लेकिन मैं जो किताब सजेस्ट किया हूँ उसमें ये दिया हुआ है। बहुत क्या लिखा है इसमें, बृहद और चौड़े बैग को पट्टियां भार उठाते समय, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है P इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, फिजिक्स के इस थ्योरी से बनता है, तो ये बनना चाहिए आपसे, बहुत आराम से बनना चाहिए था। लेकिन चलो इसको भी मैं टफ में काउंट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको कम से कम दिखाऊंगा, और उसी कम इजी क्वेश्चन से ही आपको कैसे सेलेक्ट हो सकते हो ये मेरे को समझाना है, इसलिए मैं ज़्यादा बढ़ाऊंगा नहीं बल्कि कम कर रहा हूँ। अब आता है तुंगभद्रा नदी पर बांध और नहरों का निर्माण किसने करवाया, तो यार आपके मुख्य परीक्षा में एक ही तो सिलेबस है, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी भी काट दिया है, तो देवराय प्रथम देवराय द्वितीय कितने बड़े शासक हैं ना, कृष्ण देवराय, ये बहुत फेमस शासक हैं। अब इनके काम याद नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा, तो ये आपसे बनना चाहिए था, लेकिन चलो इसको भी मैं, देखो ये भी बनना चाहिए था और ये भी बनना चाहिए था, ठीक है, और हमारा ये वाला क्वेश्चन भी बनना चाहिए था। तो 3 क्वेश्चन हो गया, लेकिन इन तीनों को मैं कठिन में गिन के चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ये दिखाना है कि सरल प्रश्न को ही बनाना है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। जब किसी धमनी में रक्त प्रवाह डाला जाता है तो उसके विस्तार की तरंग क्या कहलाती है, तो हिंदी में ना थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन इंग्लिश पढ़ोगे पल्स तो बन जाता है। तो ये भी सरल था, लेकिन चलो इसको भी मैं कठिन मान लेता हूँ। कला का प्रधान केंद्र खजुराहो, तो सबको पता है चंदेलगाल, तो अब तक कितना होगा 11, जबकि ये भी सरल था, लेकिन उसको भी याद भी, मैं अब तक 5 क्वेश्चन हो चुके हैं जिनको मैं छोड़ के चल रहा हूँ जो बनाए जा सकते थे। 11 इब्न बतूता का बच्चे बच्चे को पता है रहला, और किसानों की आय दोगुनी करना ये हमको नहीं पता होगा। तो अब तक हमारे 12 क्वेश्चन हो गए हैं। और उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का क्या लिखा है इसमें, विषय क्या है, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाते हैं, कुछ ना कुछ उसका थीम होता है, चलो नहीं पता कोई बात नहीं। और अटल राजमार्ग, ये भी बहुत इजी प्रश्न है, तो ये हमसे बनना चाहिए। तो अब तक हो गए हमारे 13 क्वेश्चन। उसके बाद ये तो फिर जय हिंद है, इतने बड़े डाटा कौन याद कर सकता है यार, है ना, तो बड़ा टफ क्वेश्चन है ये। अगला आता है हमारा, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, तो इतना डीप हम नहीं पढ़ते हैं ना। कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध, तो 4 राज्य आते हैं, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब इसमें शामिल नहीं है। तो कितने प्रश्न हो गए,
14 क्वेश्चन में बेहद इजी क्वेश्चन ही ले रहा हूँ। और उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। तो इसको लागू कौन किया था? लिटन। और समाप्त कौन किया था? रिपन। तो ये दोनों कथन गलत हो गए। इसको गैंगिंग मतलब गलघोट अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो सरल है। अब देखो एलिमिनेट करो, पहला दूसरा जहां पर होगा वो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बोला कौन सा कथन सत्य है। तो ये तो गलत हो गया। और दूसरा यहाँ पर भी है, दूसरा यहाँ पर भी है, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही क्या है? इसको नहीं भी पता होगा तो भी बन रहा है, क्योंकि ये दो बातें आपको पता है। तो अब तक कितने प्रश्न हो गए? फिर से मैं देख लेता हूँ। 13 हुआ था, अभी हो जाएगा हमारा, ठीक, 14 क्वेश्चन, और ये हो गया हमारा 15 क्वेश्चन, 15। तिलक मंजरी जीवन में नहीं बन सकता, केंद्रीय बजट के अनुसार लघु उद्योगों के लिए, ये भी इतना डीप नहीं पढ़ते आप लोग, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता बहुत आराम से बनाना है। नास्तिक दर्शन है, ठीक है। कौन सा दर्शन नास्तिक नहीं है बोला है? तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है, 17 प्रश्न। तो चारवाक बौद्ध जैन नास्तिक है, जबकि न्याय आस्तिक है। तो 17 प्रश्न हो गए। जूते हुए खेत, ये भी आप पढ़ते हो इंडस वैली में, तो 18 हो गए। फैक्ट्री चिमनी उत्सर्जन से धूल कालिक और फ्लाई स्कड़ों को निकालकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किस प्रकार के बल का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो है, पर आप लोग इतना नहीं पढ़े होंगे, इसलिए हम इसको भी स्किप कर देते हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट से बड़े आराम से बनेगा। तो 18 हुआ। उसके बाद भारत की आंतरिक प्रवासन, देखो प्रवास करके मेंस में सिलेबस है, मैं अपने क्लास में पढ़ाया भी था, और ये बहुत आसानी से आपको मिल जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी की जो ओल्ड एनसीईआरटी थी ना, उसमें आपका 11th क्लास में दिया हुआ है। चूंकि आप ये कि मेंस में ये है, ये चीज़ मेंस में आपको देखोगे तो प्रवास देखने को मिलेगा, तो वहाँ से हमको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो बहुत इजी प्रश्न था ये, आपको हर हाल में बनाना है, इसको आप नहीं बोल सकते कि छोड़ देंगे। तो ये हो गया 19 क्वेश्चन। अब देखते हैं, तो भारतीय ग्रंथ जिसे 2025 में यूनेस्को, है ना, यूनेस्को ने क्या किया, अपने स्मृति रजिस्टर में अंकित किया। तो कोई भी करंट अफेयर की बुक पढ़े हो तो लगभग सभी लोग इसको दे दिए हैं इसको। तो ये हो जाता है हमारा 20 क्वेश्चन। उसके बाद नए श्रम संहिता, इस कौन पढ़ेगा, इतना इतना ऐसा कौन याद करता है। इसके बाद भारत में एमएसपी का, ठीक है, जो 5 दाल 7 अनाज, तो देखो कितनी फसलें हैं मालूम रहती है, कितनी अनाज, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। किस भाषा को सर्वप्रथम भारत की शास्त्रीय भाषा, तो ये बनना चाहिए, ये बुक में बहुत आराम से दिया रहता है जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो। 21 क्वेश्चन, और ये तो एकदम संविधान का प्राइम क्वेश्चन है भाई, बहुत डिस्कस में रहा है, राघव चड्ढा जी ने इसके ऊपर संसद में बहस की थी। पॉलिटी पढ़ते हो तो ये तो बनना ही पड़ेगा। कितने हो गए हमारे? 22 क्वेश्चन। और उसके बाद फिर आ गया वो नौटंकी, संस्कृत भाषा में रचित वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है। तो देखो यहाँ से आप लॉजिक लगा सकते हो यार, ये विनय पिटक, दीपवंश, महावंश, ये सब आपका बौद्ध धर्म से संबंधित तो है, लेकिन पाली भाषा का है, और वैपुल्य सूत्र संस्कृत, तो रिस्क लिया जा सकता था। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ ना, जो कभी आप पढ़े ही नहीं हो बुक में, उसको कैसे बनाओगे? तो उसको भी हम स्किप मान के चल रहे हैं। और उसके बाद एफआरबीएम एक्ट, जो एफआरबीएम एक्ट बना था 2003 में, तो उसके संशोधन के लिए समिति गठित हुआ, उसके अध्यक्ष कौन है? तो ये भी कहाँ मालूम रहेगा। तो हमारे अब तक कितने प्रश्न हो गए? टोटल हमने 22 प्रश्न, देख लीजिए 22 प्रश्न हमारा इजी है, बेहद इजी है। 4-5 तो मैं छोड़ के चल रहा हूँ, ठीक है, हालांकि वो मॉडरेट था फिर भी। तो इजी क्वेश्चन की संख्या कितना है? 22। और यही प्रश्न है जो बनाए जा सकते थे, सही हो सकता है, बाकी सब तो तुक्के हैं। तो 22 प्रश्न आपकी किताबों में एकदम आराम से दिया है, कोई भी किताब पढ़ लो आप, इसमें आराम से ये बनता है। देखो यूट्यूब में ना तरह तरह के ज्ञान देने वाले लोग हैं कि 50 में 45 बना लेना चाहिए, 40 बना, खुद तो कभी बनाया नहीं है, दूसरों को इस तरह से मूर्खतापूर्ण बात करता है ना। कई लोग तो ऐसे भी ज्ञानी मानव मिले थे जो पेपर से पहले छत्तीसगढ़ में 40 और 45 का ज्ञान दे रहे थे,
अरे यार ये कोई आसान खेल है क्या, ऐसे ही समझ लिए हो आप लोग। देखो 50%, 50 हालांकि कितने परसेंट आएगा ये तो पेपर आने के बाद ही चलता है पता, पहले से हम नहीं बोल सकते कि 50% में होगा कि 60%। लेकिन एक चीज़ देखा गया है कंटिन्यू, अगर आप 2012 से लेकर के 2024-25 तक के पैटर्न में जाओगे ना तो 50% बड़ा एकदम स्टेबल होके बनाओगे तो 50% बड़ी आसानी से बनते हैं, और 50% बहुत टफ होता है यार। और वही 50% जो बहुत इजी होता है, जो सब किताबों में रहता है, वही आपका कट ऑफ होता है, वही आपका क्या होगा, कट ऑफ। तो ये मान के चलिए मैं अभी 22 क्वेश्चन जीएस में बता चुका हूँ, और मैं अपनी ये जो डीप एनालिसिस है ना, ये यहाँ पर लिखा हूँ ना आपको, देखो डीप एनालिसिस ये 2 पार्ट में बता रहा हूँ। ये जो डीप एनालिसिस को 2 पार्ट में, पहले पार्ट में बताऊंगा मैं इंडियन जीएस का, और दूसरे पार्ट में बताऊंगा सीजी जीएस का, और उसके बाद एक्चुअल कट ऑफ बताता हूँ। तो आप लोग ध्यान में रखना कितने सरल प्रश्न थे जिसको बनाए जा सकते थे जीएस में, 22। ठीक है, 22 से ऊपर करते हो तो आपकी गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वो उल्टा आपको निपटा के ही जाएगा। तो पेपर 1 में कितना हुआ, 22। देख रहे हो आपके परसेंटेज कितना आ रहे हैं, 100% अगर जीएस को मान लिया जाए। ठीक है, तो 22 क्वेश्चन मतलब केवल 44% प्रश्न ही क्या कर सकते हो आप जीएस में बना सकते हो। ठीक है, हालांकि कुछ सरल प्रश्नों को भी मैं छोड़ा था, जैसे फिजिक्स का है या जिस लॉजिकल प्रश्न था, तो मैं छोड़ के ही चल रहा हूँ ना, मिनिमम कर रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं। दूसरों टाइप का नहीं काम करता कि दूसरे लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम बताएंगे, वो फालतू काम नहीं, कम से कम में हम दिखा देंगे आपको। तो ये हो गया 22 क्वेश्चन। अब अगला हमारा जो होगा वो किसका होगा, सीजीजीएस का होगा। तो जब हम उसका भी पोस्ट कर देंगे लेक्चर को, उसके बाद फिर हम दोनों को एग्जाई करके बताएंगे कि कट ऑफ एक्चुअल में क्या आएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।